हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इलाहाबाद की संधि के विषय में। इससे पूरी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित किया और भारतीय त्रिकुट को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था हम पढ़ चुके हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें अंग्रेजों ने किसे त्रिकुट के लिए, ये त्रिकुट था वर्सेस अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें विजय किसकी हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और त्रिकुट में थे मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। तो इन तीनों को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया, तो इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश जब भी किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करते थे तो वह संधियाँ करते थे और युद्ध हर्जाना भर भी लेते थे। इसी दौरान उन्होंने 1764 में जब त्रिकुट की पराजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, तो उसके बाद उन्होंने बंगाल में नवाब बनाया अपने पूर्व शासक या पूर्व मित्र, जिसका नाम था मीर जाफ़र को। किसी? मीर जाफ़र। मीर कासिम से पहले भी शासक था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ बक्सर का, तो उसके बाद जब नवाब पराजित हुआ तो मीर जाफ़र को पुनः गद्दी दे दी गई। लेकिन 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। किसकी? मीर जाफ़र की। मीर जाफ़र की मृत्यु हुई 1765 में, और इसकी मृत्यु के बाद इन्होंने इसके पुत्र, किसके पुत्र? मीर जाफ़र के पुत्र जो अल्पायु था, अल्पायु पुत्र नजमुद्दौला को क्या है? नवाब बना दिया। तो बंगाल का नवाब पहले कौन था? मीर जाफ़र था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बना दिया गया। इसके बाद क्योंकि अल्पायु था और ये सब क्या है, अंग्रेजों की गुलामी थे, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। ये तो नवाब केवल नाम मात्र थे। इसके बाद अगला नवाब बना यहाँ का, जिसका नाम था सैफुद्दौला। क्या नाम था? सैफुद्दौला। तो यहाँ कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था, उसका नाम था मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला। और ये पद रहा 1775 ईस्वी तक। इसके बाद 1775 के बाद भारत के बंगाल क्षेत्र में कोई भी नवाब नहीं बना। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो मीर जाफ़र के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला बना, उसके बाद सैफुद्दौला, और अंतिम नवाब बना बंगाल का, उसका नाम था मुबारक-उद-दौला। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलाहाबाद की संधि के विषय में। तो हमने पढ़ा जब भी अंग्रेज जीतते थे तो अपना युद्ध हर्जाना लेते थे, संधियाँ करते थे, अपनी हर मनमानी करवा लेते थे। तो यहाँ पर इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई। आज हम उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। तो जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर था बेंसीटर्ट। लेकिन जब ये युद्ध जीत गए तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसे गवर्नर बनाया उसका नाम था क्लाइव। अभी तक हम कर्नल क्लाइव पढ़ रहे थे, लेकिन जब भारत में क्लाइव दोबारा से आता है 1765 में, तो वह गवर्नर के पद पर आता है और क्या कहलाता है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव क्या है? गवर्नर बनता है। कहाँ का? बंगाल का। और ये गवर्नर जब बनता है तो ये भारत में दो संधियाँ करता है। 1765 में दो संधियाँ करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। और ये दोनों संधियाँ अलग अलग नवाबों के साथ होती हैं। किसके साथ होती है? देखिए, मीर कासिम तो भाग जाता है और ज्ञातवास में उसकी मृत्यु हो जाती है।
मगर दो जो अन्य व्यक्ति थे जो हारे थे बक्सर के युद्ध में, वो थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो इन दोनों के साथ वह संधियां करता है। तो देखिए जो प्रथम संधि होती है, प्रथम संधि, मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद की संधियों की। प्रथम संधि होती है 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765। प्रथम इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और दूसरी संधि होती है द्वितीय संधि। आप साथ साथ समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। अब देखिए ये दोनों संधियों में अगर ब्रिटिश की बात की जाए कि किसके बीच हुई, तो ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव। तो अंग्रेजों की तरफ से ये संधि हुई क्लाइव, और जो ये दो संधियां हुई वो हुई भारतीयों की दृष्टि देखी जाए तो दो अन्य लोगों के साथ। जो प्रथम संधि हुई वो हुई तुम्हारी क्लाइव और किसके बीच में? प्रथम संधि हुई मुगल बादशाह के अंतर्गत, मुगल बादशाह के साथ, और जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के साथ। तो जो प्रथम संधि हुई वो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, जबकि दूसरी जो संधि हुई वो हुई क्लाइव और शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और ये क्या था? ये अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब था? अवध का। और शाह आलम द्वितीय क्या था? मुगल बादशाह था। कौन था? मुगल बादशाह। तो इन दोनों के बीच ये संधि हुई, जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो देखिए इन दोनों संधियों में मुख्य क्या रहा और इन्हें पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि यही वह संधियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में स्थायित कर दिया। क्या कर दिया? स्थायित्व ला दिया, उन्हें स्थापित कर दिया शासन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या रहा इन संधियों में। तो देखिए सबसे पहली संधि हुई तो क्लाइव ने पहला काम क्या किया कि शाह आलम द्वितीय से, किससे भाई? क्लाइव जीता कौन है? क्लाइव जीता है, तो अपनी शर्तें कौन रखेगा? क्लाइव रखेगा, और शाह आलम को वो शर्तें माननी पड़ेंगी। तो ये पहला काम क्या करता है क्लाइव? क्लाइव पहला काम करता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है। क्या करता है? दीवानी प्राप्त करता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है। कौन? क्लाइव। क्योंकि जो बक्सर का युद्ध भी हुआ था वो भी क्या है, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो दीवानी को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है किससे? शाह आलम द्वितीय से। और इसके बदले में क्या देता है? 23 लाख रुपए देता है। क्लाइव क्या करता है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है और उसके बदले में मुगल बादशाह को 23 लाख रुपए देता है। क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि भारत में जो नवाब है वह मुगल बादशाह है, उसे आप खुश करके ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली मगर 23 लाख रुपए दे दिया। दूसरा कार्य इसने क्या किया कि जो इलाहाबाद था, देखिए इलाहाबाद और कड़ा ये क्षेत्र थे अवध के। कहाँ के क्षेत्र थे? अवध के क्षेत्र थे। लेकिन ये संधि होगी 16 तारीख को, मगर उससे पूर्व भी इसने क्या कह दिया कि हमने आपसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ली है, लेकिन इसके बदले में आपके लिए हम जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, उससे आपको हम इलाहाबाद, क्या? इलाहाबाद और कड़ा दिलवा देंगे। तो इसने क्या करा कि अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद लिया और किसे दे दिया? शाह आलम द्वितीय के लिए। तो 3 राज्यों की दीवानी प्राप्त की और इलाहाबाद और कड़ा किसे दे दिए? अवध के नवाब से लेकर शुजाउद्दौला को दे दिए।
मैंने दिलवा देने की बात की है क्योंकि ये संधि हुई बाद में, तो ये मिलेंगे तो अंग्रेजों को बाद में, मगर इन्होंने पहले ही देने का वादा कर दिया था। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि जो नवाब था इसे अपने संरक्षण में ले लिया, अपने संरक्षण में लिया और इसे दिल्ली में नहीं, और इसे दिल्ली से हटा के कहाँ रखा, इलाहाबाद में रखा। इलाहाबाद में रखा, मतलब गद्दी से हटा दिया दिल्ली की और कहाँ रख लिया, अपने संरक्षण में, और जिस जगह रखा वो जगह थी इलाहाबाद। एक अन्य काम हुआ कि इससे क्या बना दिया, पेंशन भोगी, पेंशन भोगी बना दिया। किसके लिए, मुगल नवाब के लिए। और इसे पेंशन मिलेगी 26 लाख वार्षिक, 26 लाख वार्षिक। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु रहे जो इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि में जो क्लाइव और शाह आलम के मध्य, कौन कौन से, कि क्लाइव ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और इसके बदले में मुगल बादशाह को क्या दे दिए, 23 लाख रुपए दिए। दूसरा, इलाहाबाद और कड़ा शुजाउद्दौला से दिलवा दिए। तीसरा काम हुआ कि शासक को, जो मुगल बादशाह था, उसे अपने संरक्षण में ले लिया और उसे इलाहाबाद में रखा, दिल्ली में नहीं रखा। तीसरा काम कि भाई अब उसे, जब से मुगल बादशाह को शासक नहीं रखोगे, उसे आप दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचाओगे, तो उसको खुश रखने के लिए उसे क्या है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी देने की बात की गई। अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्लाइव और शुजाउद्दौला की भी जो संधि है उसमें क्या हुआ, तो देखिए यहाँ उसने मुगल बादशाह को खुश रखने की बातें की, इससे काम भी हो जाए और मुगल बादशाह भी खुश रहे। अगर मुगल बादशाह नाराज होगा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, विद्रोह का डर बना रहेगा। आगे देखिए, जब शुजाउद्दौला के साथ संधियाँ हुई तो इसने क्या किया, पहली संधि में अब भाई जो इलाहाबाद और कड़ा दिया है किसे, मुगल बादशाह के लिए, वो क्या होगा, इलाहाबाद और कड़ा छीन लिया, सॉरी क्या छीन लिया, कड़ा छीन लिया। और छीन के भाई किसे दे दिया, मुगल नवाब के लिए, किसे, मुगल बादशाह को, मतलब शाह आलम द्वितीय को दे दिया। तो पहला काम क्या कर लिया कि इसने इलाहाबाद और कड़ा छीना किससे, अवध के नवाब से, और दे दिया किसे, मुगल बादशाह के लिए। दूसरा क्या हुआ, दूसरा अवध में एक किला था जो बहुत नाम ने पहले भी सुना होगा, चुनार का किला। दूसरा क्या, चुनार का किला छीन लिया, चुनार का किला ले लिया। किसने ले लिया, क्लाइव ने। अन्य काम क्या किया, 50 लाख युद्ध जुर्माना लगाया। क्यों जुर्माना लगाया, क्योंकि भाई जो युद्ध होना था, लड़ाई होनी थी, वो किस में होना था, कासिम और किसके बीच चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये तो बेमतलब में ही दोनों कूद पड़े थे, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो लड़ाई किससे हो रही थी, अंग्रेजों की, मीर कासिम से। तो इसने क्या, 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। दूसरा एक अन्य काम भी क्या किया कि अवध में नवाब के खर्चे पर, किसके, नवाब के खर्चे पर अंग्रेज सेना रखी, अंग्रेज सेना रखी। कहाँ, अवध में। अवध में नवाब के खर्चे पे अंग्रेजी सेना रखी गई। अब सेना किसकी होगी, अंग्रेजों की। कहा जाता है कि वह तुम्हारी की रक्षा करेगी, कभी विपत्ति आएगी तो तुम्हारी हेल्प करेगी। लेकिन विपत्ति भी किससे आनी थी, युद्ध का डर किससे था, अंग्रेजों से था। लेकिन अंग्रेजी सेना थी, ये तो बहाना था कहाँ रखने का। तो नवाब के खर्चे पे अंग्रेजों ने अपनी सेना भी अवध में रख दी। और एक अन्य काम किया इन्होंने कि अवध में भी, कहाँ, अवध में कर मुक्त व्यापार की परमिशन ली। क्या किया, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन ले ली। तो ये कुछ संधियां थी, मतलब दोनों संधि जिनमें कुछ बिंदु रहे जो मैंने आपको बताए हैं। तो प्रथम में क्या था
कि अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इलाहाबाद और कड़ा अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। मुगल बादशाह को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे कहाँ, इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया। और नवाब को क्या बना दिया, पेंशन भोगी बना दिया। वो पेंशन कितनी, 26 लाख रुपए बाढ़ से। इधर शुजाउद्दौला से क्या, इलाहाबाद और कड़ा ले लिया, चुनार का किला छीन लिया, 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया, नवाब के खर्चे पर अपनी सेना भी रखी और अवध में करमुक्त व्यापार भी प्रारंभ कर दिया। अगर यहाँ हम देखें एक बिंदु, तो यहाँ हमने दीवानी की बात की। बाद में इन्होंने मुगल बादशाह को, या कहा जाए बंगाल के जो नवाब था, बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए देकर निजामत भी प्राप्त कर ली थी। 53 लाख रुपए देकर बंगाल के नवाब को निजामत प्राप्त कर ली। दरअसल क्या था कि 53 लाख रुपए देंगे और निजामत का सारा कार्य कौन करेगा, नवाब करेगा। ये मैं आपको 2 साथ में पढ़ाऊंगा, तभी समझाऊंगा अच्छे से क्या होगा। तो 53 लाख रुपए दिए किसके लिए, बंगाल के नवाब को, और उससे क्या प्राप्त कर ली, निजामती प्राप्त कर ली। दीवानी किससे प्राप्त कर ली, मुगल बादशाह से। और जब 53 लाख रुपए देंगे, ये निजामत प्राप्त करना नहीं है, निजामत करवाना है। वो भी किसके हिसाब से होगी, अंग्रेजों के हिसाब से। एक काम ये हुआ कि यहाँ पर समझिए जी, यहाँ से जब इलाहाबाद, दिल्ली से हटा के इलाहाबाद रखा गया, तो एक मराठा पेशवा थे। कौन, मराठा पेशवा माधवराव। माधवराव ने 1772 में, कब, मराठा पेशवा माधवराव ने 1762 में मुगल बादशाह को फिर से दिल्ली पर बिठा दिया था। कहाँ बिठा दिया था, फिर से दिल्ली बिठा दिया था। अब देखिए जो यहाँ दीवानी और निजामत का कार्य प्रारंभ होगा, और इसी कारण भारत में, या कहा जाए बंगाल में क्या होगा, द्वैत शासन प्रारंभ हो जाएगा। क्या, बंगाल में द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव कहाँ से पड़ी, इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही पड़ी थी, इसीलिए पढ़ना जरूरी था। अगली वीडियो में आपके लिए पढ़ाऊंगा बंगाल में द्वैत शासन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।